जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो डायक जिरुल फूल के अगले सेशन की अगला टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। और हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस कहानी का नाम है भीमा। भीमा यह एक कहानी है और इस कहानी को लिखा है मनपूरन गोस्वामी ने। तो इस कहानी को पढ़ने के पहले थोड़ा सा इस कहानी के लेखक के बारे में आपको जानना जरूर चाहिए, क्योंकि कई बार आपने परीक्षाओं में देखा होगा कि जो रचनाओं के रचनाकार होते हैं उनके जीवन से संबंधित सवालों को पूछा जाता है परीक्षा में। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मनपूरन गोस्वामी जी के बारे में कुछ बेसिक जानकारियों को एकत्रित कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग आएंगे कहानी पे। मनपूरन गोस्वामी इनका हो सकता है कि कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल यही पूछा जा सकता है कि मनपूरन गोस्वामी जी के जन्म कहिया भेल है। तो 12 सितंबर 1944 ईस्वी को मनपूरन गोस्वामी जी का जन्म होता है। कहां पे जन्म होता है? तो जन्म स्थान है बोकारो जिला का चंदन कियारी का पुंडरू नामक गांव में इनका जो वो जन्म होता है। इनकी माता जी का नाम मुक्तेश्वरी देवी और पिता का नाम भूषण चंद्र गोस्वामी। इनकी शिक्षा दीक्षा की अगर बात करें तो ये पहले आईएससी करते हैं और फिर आईटीआई। पेशा ये बोकारो स्टील प्लांट में ये नौकरी भी किया करते हैं। तो इस प्रकार से कुल बेसिक जानकारी आपको कम से कम इतना तो जरूर होनी चाहिए आपके पास में। इनकी रचनाओं में अगर बात करें तो महुआ जो कि खोटा गीत है, भगत और भजन जो कि गीति नाट्य है, खोटा देश भक्ति गीत, आपन मंगल, पराश्चित, बड़की माय और मारुति सभी खोटा नाटक है, ये सभी खोटा नाटक है। काहे छोड़ल गांव ये खोटा कहानी संग्रह है। और संपादन की अगर बात करें तो रुद्राक्ष ज्योति एक हिंदी पत्रिका था जिसका संपादन भी इन्होंने जो वो किया है। तो इस प्रकार से इनकी रचनाओं से संबंधित इनके जन्म, इनके जन्म स्थान, इनके माता पिता का नाम, इनकी शिक्षा दीक्षा, इनकी पेशा और इनकी रचनाओं से संबंधित सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इतनी बेसिक जानकारी आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे। खोटा साहित्य सांस्कृतिक क्षेत्र मनपूरन गोस्वामी के नाम एगो हरफन मौला रचनाकारी के रूप में लियल जा है। कहते हैं कि खोटा साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में मनपूरन गोस्वामी जी का नाम एक हरफन मौला रचनाकार के रूप में लिया जाता है। एक संज्ञा नाटक, गीत, कविता, कहानी, गवैया और अभिनेता है ना। इसके साथ साथ में नाटक, गीत, कविता, कहानी आदि के रूप में कह सकते हैं कि इनको जाना जाता है। गोस्वामी जी की शिक्षा बांग्ला माध्यम में भेल है से कारण से ई बांग्ला साहित्य से प्रभावित भय के बांग्ला में बाउल धुने, गीति आख्यान, सती अनुसुईया, जितिया जन्म कथा और नाटक तुलसी मंगल लिखला है ना। कहते कि इनका जो जन्म होता है वो बांग्ला कह सकते कि क्षेत्र में होता है जहां पे बांग्ला का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। आपको भी पता होगा कि चंदन कियारी वाला जो क्षेत्र है वहां पे प्रभाव जो वो बांग्ला का प्रभाव जो वो ज्यादातर देखने को मिलता है उन क्षेत्रों में, चंदन कियारी वाला क्षेत्र में। तो वही कहते हैं कि गोस्वामी जी की भी शिक्षा दीक्षा जो वो बांग्ला माध्यम से ही होता है ना। तो इस कारण से क्या है कि इन्होंने बांग्ला साहित्य में भी बांग्ला साहित्य से प्रभावित होते हैं और इन्होंने बांग्ला में कई सारी रचनाओं का रचना भी करते हैं, जिसमें से गीति आख्यान, सती अनुसुईया, जितिया जन्म कथा और एक नाटक था तुलसी मंगल, ये सभी जो वो लिखते हैं। खोटा गाढ़ी क्षेत्र भेंडरा में बिहा भेल बाद ई खोटा लिखे शुरू करला। खोटा गाढ़ी क्षेत्र जब भेंडरा में इनका जब विवाह होता है उसके बाद में ये खोटा रचना लिखने की शुरुआत करते हैं। एक बाद ई लुवाठी पत्रिका के संपादक गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के संपर्क में आयल बाद आरो खोटा लिखे बात सुरियला। अब कहते हैं कि उसके बाद में क्या है कि जब ये लुवाठी पत्रिका के संपादक गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी के संपर्क में आते हैं उसके बाद में खोटा लिखने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक होते हैं। ये मनपूरन जी कोन्हो अनिश्वरवादी नाय लागत इनखर शुरुक रचना गुला देखाइसी बुझा है जे ई परंपरावादी रचनाकार लागत मेतुक जखन खोटा रचना देखल जा है तखन इनकर तेवर क्रांतिकारी रकम सामाजिक धार्मिक कुरीति ऊपर चोट करत देखा है।
बाकी के इनकी रचना शैली के ऊपर में बताया गया कि कैसी इनकी रचना शैली थी और कैसी रचनाएं इन्होंने जो वो की है। मनपूरन गोस्वामी जी एक सफल रंगकर्मियों है ना, रंगकर्मियों लागत आपन लिखल खोटा नाटक मनसा मंगल, पराश्चित, छाड़ा, आकाशखूंटी लिखल नाटक आगू जन्मे आर चेता में है ना, आगू जन्मे आर चेता में आपन अभिनय से लोकप्रिय भेला। 2004 में बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी पूरा करल बाद से सामाजिक और साहित्यिक गतिविधि में लागल हत। हिया देल कहानी भीमा खोटा कहानी गोच काहे छोड़ल गांव से लेल गेल है। तो दरअसल जो भीमा कहानी है ये हो सकता है कि सवाल में पूछा जा सकता है कि भीमा खोटा कहानी कौन कहानी गोच से लेल गेल है। तो कहानी संग्रह का नाम था काहे छोड़ल गांव है ना, काहे छोड़ल गांव यह एक कहानी संग्रह है। जैसे कि आपने कई सारी कहानियों को पढ़ा होगा, अलग अलग कहानियों संग्रह से या पुस्तकों से लिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से भीमा जो कहानी है ये इसी पुस्तक से या इसी कहानी संग्रह से लिया गया कहानी है। ई कहानी के माध्यम से लेखक समाजे पसरल काना पतियार के ऊपर चोट करल है। समाज में फैले कुरीति और कह सकते कि कई प्रकार के है ना, काना पतियार का मतलब क्या हो गया, अंधविश्वास फैला हुआ है। उन सभी अंधविश्वास के ऊपर में चोट करते हैं और उन्हीं के ऊपर में यह कहानी जो वो लिखा गया है। आइए हम लोग सीधे कहानी पे आते हैं। भीमा कहानी, इस कहानी का नाम है भीमा और इसको लिखा है मनपूरन गोस्वामी ने। पहला सवाल यहां से बन सकता है कि भीमा कहानी कौन महीना के चर्चा करल गेल है। तो यहां पे अघन महीना, देखिए शुरुआत में ही लिखा हुआ है अघन महीना। तो सवाल बन सकता है कि भीमा कहानी कौन महीना के बखान करल गेल है। तो अघन महीने की चर्चा की गई है। कहते हैं कि अघन महीना खेते के धान धुरा पाकल नख है, कि अघन का महीना का दिन था। खेत में कह सकते हैं कि धान उतना पका हुआ नहीं था। बेचारा छुटुआ अधपाकल धान काट के धाने के बोझा मुड़े लेके हंसुआ टा डंडा खोस के आवा हले। छुटुआ क्या था कि छुटुआ जो है वो अपने धान को काट करके है ना, अपने कमर में जो हंसुआ होता है धान काटने वाला वो कमर में खोस करके और वो जो है वो निकल पड़ता है। गांव एक मुंडाए पांडे बाबा के दुबारे भीड़ देख के ठहर गए। अब देखता है कि गांव के जैसे गांव में प्रवेश करता है तो देखता है कि पांडे बाबा जो उसके घर के सामने काफी ज्यादा भीड़ जो वो जुटे हुए हैं। भीड़ में एक जन से पूछते हैं तो मालूम चलता है, पता चलता है कि पांडे के बेटी यानी पांडे बाबा के बेटी जकर बिहा ई बछरे भेल हले उ विधवा भय गेली। दामाद के आतंकवादी मार देला। छुटुआ मुंह से झट से भरायल कि काहे पांडे बाबा बेटी दामादे के जन्म पत्रिका गना पढ़ा बेस्तरी नाय करल हलथिन की। इतना कहे उ वहां से घसक गए। होता क्या है कि अघन महीने का दिन होता है। आइए कहानी को थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करिए। अघन महीने का दिन होता है। खेत में अब उस समय पूरा तो धान पका हुआ होता नहीं है, लेकिन छुटुआ जो है वो क्या है कि आधा पका हुआ ही धान जो वो काट करके अपने माथे में बोझा जो वो उठाया हुआ है और हंसुआ जो धान काटने वाला है उसको जो वो अपने कमर में खोस करके आ रहा होता है। गांव में जब भीड़ एकत्रित देखते हैं कि पांडे बाबा के घर के सामने बहुत सारे भीड़ एकत्रित हुए हैं, क्या बात है भाई, तब जाकर के एक व्यक्ति से पूछता है कि क्या हुआ भाई जो इतना भीड़ इकट्ठा है एक जगह। तो पता चलता है कि हाल ही में जो पांडे बाबा की बेटी की शादी हुई थी उनके दामाद को जो वो आतंकवादियों ने मार दिया है। अब छुटुआ यहां पे क्या होता है कि उसके मुंह से जो वो यह बात जो वो निकल करके बाहर आता है कि काहे पांडे बाबा बेटी दामादे के जन्म पत्रिका गना पढ़ा बेस्तरी नाय करल हलथिन की। और इतना कह करके वहां से ये साइड हो जाता है। तनी देर बाद हामिर काका भतीजा पलटुक दुकाने चाय पिए गेलिए। थोड़ी देर के बाद में पलटुक दुकाने, अब ये नाम सब याद रखिएगा, सवाल में पूछा जा सकता है कि चाचा काका भतीजा ककर दुकाने चाय पिए ले गेल हलथिन। तो पलटू के दुकाने, या तो पांडे बाबा दामाद के मार दे है, आतंकवादी मार दे है, या कैसे मराया जाए तो आतंकवादी मार दे है ना। या तो फिर काहे पांडे बाबा बेटी दामादे के जन्म पत्रिका गना पढ़ा बेस्तरी नाय करल हलथिन की। ई बात के कहल है
या के कहल हले, तो यह बात जो वो छुटुआ कहता है। तो इस प्रकार से सवाल जो वो घुमा फिरा करके आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हालांकि हम सवालों को अलग से लेकर के आएंगे, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल अभी कहानी आपको बता रहे हैं। तो होता क्या कि पलटू के दुकान में काका भतीजा चाय पीने के लिए बैठते हैं। तो भतीजा कहता है कि काका आज छुटुआ व्यवहार हमर बेस नाय लागल। कहते कि काका जे बोल, लेकिन आज छुटुआ तनी ओकर व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगा। क्यों भाई? कि किसी की भी विपत्ति के घड़ी में इस प्रकार से लोगों को नहीं बोलना चाहिए, है ना। किसी को भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए मुंह पे। ओहे थी नीरूदा मतलब एक व्यक्ति था नीरू, जिसका नाम है, वो बड़े लोग थे तो उनको दा यानी दादा कह करके संबोधित करते थे। कहते कि नीरूदा भी वहीं पे बैठ करके चाय पी रहे थे। सुन करके वो तपाक से कहते हैं कि भीतरे मार सहजुआएं जैन रे नुनु, कि कहते कि अंदर की चोट तुम नहीं जानते हो तो की जानबे, सबूर करबे तो एगो कहानी सुनेबो तो बुझे पारबे। कहता है कि आखिर में छुटुआ क्यों बोला ये बात, अगर तुम इस बात को समझना चाहोगे तो थोड़ा सा एक कहानी हम तुमको बताना चाहेंगे। अगर सब्र है तो बोलो, हम एक कहानी सुनाएंगे, तब तुमको समझ में आएगा। चाय पियल बात नीरूदा सुनवे लागल। चाय पिलाने के बाद में जो वो नीरूदा जो है वो बैठे सामने काका भतीजा को कहते कि बैठ करके हम कहानी सुना रहे, सुनो। कहते कि गांव का नाम था कनकाटा। अब देखिए सवाल यहां पे तुरंत बन जाएगा कि भीमा कहानियां कौन गांव एक नाम आयल है, तो कनकाटा गांव एक नाम हले। वो गांव में एगो नौवा हले। उस गांव में क्या था, एक ठाकुर था। यहां पे नीरूदा एक कहानी सुना रहे कि सुनो कहानी, तब तुमको पूरा फ्लैशबैक समझ में आएगा कि आखिर में वो व्यक्ति उसके मुंह पे ऐसा क्यों बोला। तो कहता है कि गांव था कनकाटा और वो गांव में एगो नौवा हले। नौवक बहु पढ़ल लिखल हली, आपन गिदर भीमा के पढ़वे खातिर जनी मरद खूब मेहनत करल हला और वो अपने बच्चे भीमा को पढ़ाने के लिए खूब अपने जो कह सकते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों जो वो खूब मेहनत करते हैं। भीमा मैट्रिक परीक्षा पास करल 1 नंबर, मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास करता है। विभागे प्रदेश टॉप, और उस विभाग में कह सकते हैं कि टॉपर बनता है। गांव में आरो जते छुआ गुला पास कर हला, सभी मिठाई बांटे लगला और कौन कॉलेजे पढ़ाई करता ओकर चर्चा करे लगला। भीमा बेसी नंबर पास कर खूब ही कॉलेज में पढ़ाई करता ओकर चर्चा करे लगला। भीमा बेसी नंबर पास कर खूं कॉलेजे ना पढ़े पारत से खातिर मन गुमाने मतलब चुपचाप बैठल हल। अब होता क्या है कि कहता है कि एक गांव कनकटा था, वहां पे एक व्यक्ति रहता था, एगो ठाकुर रहता था, है ना। और नौवक बहु पढ़ल लिखल हली और उस ठाकुर की पत्नी जो थी वो पढ़ी लिखी थी। अपना बेटा भीमा को पढ़ाने लिखाने के लिए ये दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करते हैं। भीमा मैट्रिक पास भी करता है, यानी उसका बेटा जो था, ठाकुर का बेटा जो था, वो मैट्रिक पास करता है। भीमा मैट्रिक पास करने के बाद में अब साथ ही साथ वो फर्स्ट डिवीजन से पास भी करता है। उसके साथ साथ में गांव के और भी कई सारे बच्चे जो वो पास करते हैं। सभी बच्चे खुशी में मिठाई वगैरह बांटने लगते हैं। तो इसी खुशी तब तक इधर, और दूसरी तरफ यह भी चर्चा होती कि इसके बाद में मैट्रिक के बाद में इंटर में भाई कहां कौन कॉलेज में नाम लिखाएगा। लेकिन भीमा इधर क्या था कि ये बड़ा मंझान था। क्यों मंझान था भाई? क्योंकि इसको नहीं पता था कि हम पास तो कर लिए, लेकिन आगे हमको कॉलेज में पढ़ाने के लिए उतना हमारे पास में जुटेगा, तब तो हम नाम लिखा पाएंगे और कॉलेज में पढ़ पाएंगे। तभी सामने से आवाज आता है कि रे भीमा, तुहू पास कर ले न कि रे। राय बाबू हुक्का टानी टानी जा हला, भीमक मनमारू बैसल देख पूछला। तखन उ तनी खुशी सुरे कहल, हाँ काका, फर्स्ट डिवीजन में हम ही एक जन पास करल हो ई गाँव में। तभी आवाज आता है राय बाबू का। राय बाबू कौन होते हैं? तो उस गांव के थोड़ा सा नामी गिरामी लोग होते हैं, हुक्का पीते हैं। तो भीमा को मन मारू मतलब एकदम मंझान उदास बैठा हुआ देखते हैं, तो वो पूछ बैठते हैं राय बाबू। कहते कि रे भीमा, तोहू पास कर लेने की रे।
तो कहता है कि हाँ काका, हम तो फर्स्ट डिवीजन पास किए हैं और इस पूरे गांव में एक ही व्यक्ति तो फर्स्ट डिवीजन पास किया और वो हम हैं। कहता है हाँ रे बेटा, फर्स्ट डिवीजन चाहे कोनो डिवीजन से पास करें, तोरा तो हजामते ने बनवेल हतो, कोनो साहिब नाय बन जीबे। कही के मुंह बिचका के चल गेला। अब जैसे ये बात कहता है भीमा कि हाँ काका, हम तो फर्स्ट डिवीजन पास किए इस गांव में, पूरे गांव में मेरे अलावा और कोई भी फर्स्ट डिवीजन नहीं पास किया है। तो कहता है हाँ अरे चलो ठीक है, फर्स्ट डिवीजन कर ले या चाहे कोई भी डिवीजन पास कर ले, तुमको तो दाढ़ी वगैरह ही बनाना है ना, हजामती का ही काम करना है, ठाकुर है तो कोई तुम थोड़े ना साहेब बन जाएगा। और थोड़ा सा मुंह बिचका करके वहां से निकल जाता है। घर जाके भीमा अपन माय के सुनवल आर कहल कि मैं हमें मामुक ठीन खबर दिए जाए। कहता कि मां, हम अपने मामा के यहां पे जाकर के इस खबर को सुनाने के लिए हम जाएंगे। मां कहती है ठीक है, खा के कर चल जाना। राय बाबू की नीयत से भीमा बड़ी दुखी भेलल। राय बाबू की बातें सुन करके कि किस नीयत से, अरे गांव में अगर कोई व्यक्ति कोई बच्चा अगर बढ़िया डिवीजन से पास करता है तो कम से कम उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। ये राय बाबू हमारे साथ में ऐसा क्यों व्यवहार करते भाई, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था। और ये बात सुन करके भीमा बड़ा दुखी होता है। आर लोके सुने हतय भेल की, है ना। आर अब कहता है कि और लोगों का सुनना होगा कि क्या हुआ। से खातिर मामुक घर एक निगसाय के, है ना, गांव के बाहर चल गई। अब इतना सोचता है कि और कितना कितना आदमी को जवाब देंगे, इससे अच्छा है कि चलो भाई हम अपने मामा के यहां पे जाते हैं। भीमक मामू कोयला खदाने, है ना, कोयला खादे काम कर रहल। एतवारे साहिब सुबह के चूल दाढ़ी हजामतो कर रहला। भैगना कॉलेजे नाय पड़ता जैन आन ठीन ले गेला। साहेब के नेहोर बिनती करके भीमा के कामू धराय देला। भीमा नौकरी करे लागल। 5 महीना बापे के नामे पैसा पठवे लागल। एक छात घर बनवल, सुखे रहे लागल। मैतुक उ गाँव में 2-4 गो ऐसन बदमाश जे दोसरे के बेस नाय देखे पारत, उ सभे के नजरे गड़े लागला अशांति करे। कधियो गोरू छागरे के हुरसा तो कधियो छुआछूते के निंगसा, यानी बहाना। बांध घाटे पानी भरे का हुरसा जैसे तैसे। भीमा और भीमा के माय ई सब बातें के ध्यान नाय देहला। ओखिन जाना हला जे करिया कौआ कखनो उजर हंस नाय होवे पारता। करिया कौआ कखनो उजर हंस नाय होवे पारे। कि हम आगे इसके बारे में बताएंगे। भीमा हिसाब से नौकरी का पैसा खर्च करके, है ना, जो भी खर्च बर्च करता था वो बड़ा हिसाब किताब से खर्च करता था। 2 पैसा बचवे के चेष्टा करहल। माय बाप के सेवा और छोट भाई के पढ़वे खोजहल। मैतुक जे गाँव में जायत भेदी दानवे के बाढ़ वहां बेस मानुषे के चैन कहा। गाँव एक धनी मानी दबंग भट्टाचारी बाबा और गुमन मुहा मानुष सभी लागला फुसुर फुसुर करे और कुर्चाय खेले। कुर्चायल की खेलला करे लागला हुरसा, खोजे लागला खुनुस और भ्रष्टाचार के जुगत। अब क्या होता है कि जब ये सब सुन करके, जब राय बाबू की बातें जब भीमा को सही नहीं लगता है तो वो अपने मामा के यहाँ पे अपनी माँ से कहता है कि माँ जो वो हम यह खबर जो वो अपने मामा के यहाँ पे पहुंचाने जा रहे हैं कि हम पास कर गए हैं। ये बात सुन करके भीमा जो वो अपने मामा के यहाँ पे निकल जाता है। भीमा के मामा जो वो कोयला खदान में काम करते हैं और रविवार के दिन में जितने भी वहां पे साहेब, यानी कह सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके यहाँ पे जो भी हजामती वगैरह होता है, बाल दाढ़ी बनाने का, वो भी काम करता है। पता चल गया था कि भैगना जो वो कॉलेज में नहीं पढ़ेगा और नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि घर में दिक्कत है। तो साहेब से नेहोर बिनती करके, नेहोर बिनती मतलब आग्रह करके, और भीमा को अभी कोई काम जो वो पकड़ा देता है। कौन? भीमा के मामा। भीमा नौकरी करने लगता है। हर महीना जो पैसा मिलता था उसको महीने के रूप में जो भी मिलता था काम के एवज में, वो पैसा क्या है कि अपना घर भेजाने लगा अपने पिता के पास। एक छत घर बनवल, एक घर बनाता है, सुख से रहने लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि 2-4 व्यक्ति ऐसे होते हैं गांव में बदमाश किस्म के, जो दूसरे के बढ़ने को वो कभी नहीं देख सकते सही से। वो सभे के नजरे गड़े लागल। और वो क्या होता है कि उनके नजर में
अब कहीं ना कहीं भीमा जो वो खटकने लगता है। फिर क्या था, अशांति करना शुरुआत कर दिया वो लोग। कभी उनके जो जानवर होते थे वो किसी दूसरे के यहाँ पे खेत बाड़ी में हिला देते थे, या घुसा दिए और बता दिए कि वो उसका जानवर है, जाकर के उसको करो केस मुकदमा करो, पंचायत बैठा, उसको परेशान करो, मारो पीटो, तरह तरह से। कभी छुआछूत को लेकर के मतलब बहाना बनाने लगे, बांध घाट में तुमको पानी नहीं भरने के लिए मिलेगा, छुआछूत को लेकर के कई तरह से होने लगा। भीमा और भीमा की मां ये सब कुछ जानकर भी ध्यान उधर नहीं देते हैं, क्योंकि वे लोग जानते थे कि हम गरीब हैं तो हम अमीरों से उलझ करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए वो क्या है कि नहीं कुछ उलझते हैं उन लोगों से, क्योंकि जानते हैं कि ये लोग बड़े लोग हैं और थोड़ा सा जलनशील ईर्ष्यालु लोग हैं, इन लोगों से उलझ करके हमें कोई फायदा नहीं है। भीमा हिसाब किताब से नौकरी का पैसा जो होता है वो खर्च करता है, दो पैसा बचाने का चेष्टा करता है, माँ पिताजी की सेवा करता है और छोटे भाई को पढ़ाने के लिए पढ़ाना चाहता है। लेकिन जिस गांव में कहते हैं ना कि भेदी दानविक बाढ़, जहां पे ऐसे ऐसे लोग हों जो कि एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले जलनशील वाले लोग हों, तो कहां पे वहां पे लोग जो वो शांति से रह पाएगा और चैन से कहां रह पाएगा। वही होता है यहां पे भी। भरचारी बाबा का मकर जाल है बहुत मजबूत और पसरल। भरचारी बाबा कौन होता है, तो गांव के जो मंदिर के पुजारी वगैरह, या कह सकते हैं कि पांडे बाबा जो होते हैं, या कह सकते हैं कि मेन जो पुजारी वगैरह होते हैं, उन्हीं को यहाँ पे भरचारी बाबा का नाम दिया गया है। उनका कहता है कि मकरजाल बहुत मजबूत और फैला हुआ था। मकरजाल मतलब उनका नेटवर्क कहने का तात्पर्य क्या है, उनके आसपास में उनके कांटेक्ट में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अच्छे अच्छे लोगों को परेशान कर सकते थे। इनखर मकरजाले एजेंट के रूप में भैला ओझा, सोखा, भगत, ये सभी उनके एजेंट के रूप में काम करते थे। ई गांव में डॉक्टर से ओझा का मान बेसी। इस गांव में डॉक्टर से ज्यादा ओझा को तवज्जो दिया जाता था। और सबसे बेसी ऊपर मान भेले मंदिरे के मानता। ककरो असुख बेसुख भेले सबसे पहिल ओझा के डाकल जा है, झाड़ फूक करबल जा है। ओझा ठीन बीमारी के जे कारण होवे उ सब भेले नजर लागा। कारी साया, डायन बिसा, भूत प्रेत, बरहम, दैत, कुदरी भूत, चोर भूत, जेन तेन ओझक झाड़ फूके बेसनाय भेले रेफर करल जा है सोख ठीन। और सोखा माने यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर, यानी जो ओझा से नहीं होता है वो आगे रेफर कर देता है सोख ठीन। सोखा मतलब जो उनका इन्वेस्टिगेटर होता है। सोख बड़ी देख के, चार पढ़ के, नोख देख के, है ना, पानी पढ़ के, सिंदूर झाड़ के, सरसा पढ़ के जे कही देवथुन जे की बीमारी लागे। फिर रेफर हवत भगत ठीन। भगत माने जिनखर गाते हैं, यानी जिसके शरीर में देवी मैया, भगवती मैया, बजरंग बाब या काली मैया जेन तेन चटिया भोरो हथिन। भगत जेटा कहथिन सही बीमारी भगवे खातिर भरचारी बाबा ठीन मानत करे हवे। और जेटा चढ़वे कहता सेटा चढ़वे हवे। एते करे के बाधू यदि रोगी टा मर जाए तो एखनिक दोष नाय, दोष भागे जेटा लिखल है कोई मेटवे ना पारे। अब यहां पे क्या होता है कि कहते हैं कि भरचारी बाबा का जो मकरजाल है, उनका जो नेटवर्क होता है वो काफी बड़ा होता है। इनके साथ में एजेंट के रूप में ओझा, सोखा, भगत लोग काम करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर से ज्यादा ओझा को वैल्यू दिया जाता है। झाड़ फूक, कोई भी किसी तरह से कोई व्यक्ति अगर की तबीयत खराब होता है या किसी तरह से कोई कठिनाई का सामना करना होता है, किसी तरह से दिक्कत होता है, तो वो सबसे पहले ओझा के पास जाते हैं। ओझा से जब वो कोई काम नहीं होता है सफल, तो वो सोख के पास में रेफर करता है। सोखा माने जो इन्वेस्टिगेटर के रूप में होता है, वो कुछ कुछ अपना प्रक्रिया करके वो फिर भगत के पास में ट्रांसफर कर देता है। भगत माने यानी जिसके शरीर में देवी मां वगैरह जो वो सवार होती हैं। इस प्रकार से ये सब होने के बाद में भगत जेटा कहथिन सय बीमारी भगवे खातिर भरचारी बाबा ठीन मन्नत करे हवे। और भगत जो कहता कि ये बीमारी है, तब जाकर के वो भरचारी बाबा के यहां पे मन्नत करने के लिए जाते हैं।
जो जो बोला जाता कि ये तुमको चढ़ाना पड़ेगा, ये काम करना होगा, वो सब करते थे। और उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मर जाए तो इन लोगों का कोई दोष नहीं होता था। ये कहते थे ये तो भाग्य का अपना अपना भाग्य है, ये तो भाग्य का दोष है, भाग्य में जो लिखा है वही वही हो सकता है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। यानी हम सुधार करने का प्रयास करेंगे अपने तरफ से, लेकिन अगर गलत हो गया तो हमारे ऊपर में कोई तरह का जिम्मा नहीं है। एक बार कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि मगनक बैंगन बारी भीमा घर एक छगरी ढुकल है। एक बार में क्या होता है, मगन, यहां पे मगन एक व्यक्ति है, मगनक एक बैंगन बारी में क्या होता है कि भीमा घर की बकरी जो है वो घुस जाती है। इसलिए मगना के बहू और भीमा के माय के लड़ाई भेले। 2 दिन बाद मगना के बेटा मुड़ दुखा और जर भेले। 2 दिन के बाद में क्या होता है कि मगना का बेटा का तबीयत खराब होता है ना, सर दुखने लगता है और बुखार आ जाता है। झाड़ फूंक के लिए ओझा के पास ओझा को बुलाया जाता है। झाड़ फूंक बेले में मैंने बुखार घट ले नाय। अब बताइए कि बुखार है तो झाड़ फूंक से कैसे ठीक होगा। मगन गेले मंदिर एक बाबा ठीन मानता करे। बाबा 4 अगरबत्ती फूल आने कहला। मगन एक एक करके सब जुटवल। भाई अपने बेटा को ठीक करना था मगन को। बाबा पूजा करे लागला। पूजा करे के बाद कहला कि जा ई फूलटा गिदरबा के मुड़े छुवाए देवी और एक तनी भोग खियाए देवी, माए कृपाएं तोर छुआ कुछो ना हतो, एकदम बेस भय जीतो। मगन मंदिर से घर जो वो आवहल की कांदा काठा सुने पायल, कूद के घर जाके देखल जे छुआ शेष। अब मगन जो वो मंदिर से घर आ ही रहा था तब तक देखता है कि उसके घर में लोग रो रहे हैं। दौड़ते हुए जाता है घर, तब तक देखता है कि उसका बेटा जो है वो मर चुका होता है। मगना घारे सोके लहर, मैंने मंदिर के बाबा चले लगल दिमागी चक्कर। मगने घारे जाके दुख प्रकट करला, फिर गरजे लागला। होता क्या है कि एक बार मगन का बैंगन बारी में भीमा घर की बकरी जो वो घुस जाती है। होता क्या है कि फिर मगन की जो पत्नी थी और भीमा की मां थी, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लड़ाई झगड़ा होने के बाद में 2 दिन के बाद में मगन का बेटा का, देखिए ये जो भी हो, एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये अब इसको जो मानिए आप, हो सकता है कि क्या पता ये एक संयोग ही है कि 2 दिन के बाद में तुरंत उसके बेटे का तबीयत खराब हो जाता है और सर दुखने लगता है। वो झाड़ फूंक करता है, मंदिर में बाबा के यहाँ पे जाकर के इलाज करवाता है। जो भी होता है झाड़ फूंक वगैरह होता है, उसके बाद में भेज देता है। जब तक वो घर जाता है तब तक तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाता है और जाता है तब तक उसका बेटा जो वो मर जाता है। अब यहाँ पे घर में सुन करके जैसे पता चलता है मंदिर के बाबा को कि नहीं उसका बेटा जो वो मर गया, तो अब बोलता है कि अपना दिमाग से किसी तरह से ये पलड़ा झाड़ना पड़ेगा। घर में मगन के घर में जाकर के पहले दुख प्रकट करते हैं कि ये तो ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में वो गरजने लगते हैं। गरजने लगते हैं मतलब जोर जोर से बोलने लगते हैं। एगो खड़ी आन और तनी सरसा, कहते कि जाओ एक खड़ी और थोड़ा सा सरसों लेकर के आओ। बाबा माटी के ऊपर कुछ लिखला, ऊटा के ऊपर बेसार फेंकला। मगना तोर गीदरटा बुखारे नाय मोरल हो, डायने एकर करेजवा काट के खाए गेल है। के लागे बाबा, कौन साली डायने ऐसन कर ली, तनी बताओ तो। मगने पेटे अघन उब के लागले। चटिया भरेते 6 दिन बोर सोखा से पूछमी नामटा जाने पर में, कह के बाबा चल गेला। होता क्या है कि अब बाबा यहाँ पे क्या कि अपना एक दिमाग चलाते हैं। कहते कि तुम्हारा बेटा जो वो बुखार से नहीं मरा है, कोई डायन है जो कि इसके कलेजा को काट करके मतलब कलेजा खा गई है, कोई डायन। मगन जो वो बच्चा का पिता जो है वो पूछता है कि कौन है आखिर में जो हमारे बेटे के साथ में ऐसा किया, नाम बताइए उसका। कहते कि जाओ तुम चटिया भरेते 6 दिन बोर सोखा से पूछ भी, नाम तुमको पता चल जाएगा। कि जाओ तुम और बड़ा सोखा से जाकर के नाम पूछो। सोखा कौन है, यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेटर के रूप में होता था, जो कि सब उन्हीं लोगों का भक्त हुआ करता था, उन्हीं के एजेंट के रूप में ये लोग काम करते थे। भोग चढ़ा के मगन बाबा बात मान चटिया भोरा के दिन सोखा ठिन गेल। सिखवल सोखा नाम धरल कि भीमक माय, भीमा की मां का नाम वो बोल देते हैं। कहता कि ये कोई और नहीं, वो कौन है डायन, तो डायन वो भीमा की मां है। अब क्या था, मुरारी बांसी बाज गेल है।
गोटे गांव में चालबाजे चले लागल चाल, पंचायत के विचार भीमक माय के डायन साबित कर लिए। पूरा गांव लोग एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं और एक पंचायती बैठता है और पंचायत में यह विचार किया जाता है, यह डिसाइड किया जाता है कि नहीं, जो है भीमा की जो मां है वो डायन है। बाहरे गांव में एक विचार भीमक दोबारे भीड़ जमले, सभी कहे लागल थी कि भीमक माय डायन लागे, भीमक माय डायन लागे। एकरा पहला महिला पीवे होतो, महिला मतलब इनको जो बोल लेट्रिन पिलाओ, बहरोसाली भीमक माय हाई काट, घारे के भीतर ढुकली और केबार बंद कर देली। भीमक बाप हाथ जोड़े लागला, विनती करे लागल, मैं तुक निठूरे के दल भीमक बापे धकली के गिराए देले, केबार तोड़ल गेले, सभी देखला भीमक माय फांसी लगा के आपन जान दे देली। अब होता क्या है कि सभी लोग, पूरे गांव के लोग एकत्रित हो जाते हैं भीमा के घर के पास में और जाकर के उसको बाहर निकालने के लिए, भीमा की मां को बाहर निकालने के लिए सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं और कहते हैं कि उसे बाहर निकालो, वो डायन है। जब लोग दरवाजा तोड़ करके जब अंदर घुसना चाहते हैं तब तक देखते हैं कि भीमा की मां पहले ही डर से फांसी लगा लेती है, या डर से बोले या अपमान के कारण से बोले, वो पहले ही फांसी लगा लेती है बेचारी, जिसका कोई दोष था ही नहीं। खबर पाए के भीमा गांव में आयल, माय कर क्रियाक्रम करके बापे खाते कुछ टका दिले, जाए समय बाप से कहल कि ठीक से रहबे, हमें आर गांव में घूरब नाय, जे माटी हमर माय के आपन जान देवे भेले, बिना दोषे माटी पर प्रतिकार करब। इतना कही के नेहोर करल आर चल गेले गांव के गली, आखिर लोग टिपकाए दुष्टू लोग हंसे लागला, कहे लागला, साला नौवा बड़ी बोड़ हले हो, और सभी को हंसने लगते हैं। ये सभी खबर सुन करके जो वो भीमा अपना गांव आता है, अपनी माँ का क्रियाक्रम करता है, उसके बाद में वो अपने पिता को कुछ पैसे दे करके और कहता है कि अब हम ये गांव जो वो वापस कभी नहीं आएंगे। जिस गांव में या जिस धरती में हमारी माँ को बिना दोष के मारा गया, हम ऐसे मिट्टी का क्या करते हैं, हम इस मिट्टी में कभी वापस नहीं आएंगे, हम इसको हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं, है ना। इतना कही के नेहोर कर और चल गए। और यहां जाते समय जब रोते हुए जा रहा होता है तो कुछ जो ईर्ष्यालु लोग थे जो इसके पैर को खींच करके इनको पीछे करने का प्रयास कर रहे थे, वो लोग बोलने लगते हैं कि साला नौवा बड़ी बाढ़ गेल हले हो, ठीके भेले। एकर परिणाम 10 बछर बादे देखाए लागल। इसका परिणाम कहता है कि 10 वर्ष के बाद में देखने लगा। 10 वर्ष के बाद में इस क्षेत्र में डकैती, लूटपाट, मारकाट आंधी ऐसन उठले कि आर थमल ना। कहते हैं कि इस गांव में 10 वर्ष के बाद में ऐसा परिणाम देखने को मिलने लगा कि कहीं पे डकैती हो रहा है, कहीं पे लूट हो रहा है, कहीं पे मारकाट हो रहा है, और इस प्रकार से जो वो तरह तरह के कई प्रकार के आंधी जो वो देखने को मिलता है, जो कभी रुका ही नहीं। पांडे बाबा दमादे हत्या के घटनाओं ओकर एगो हिस्सा लागे। कहते कि पांडे बाबा के जो दामाद हैं जिसकी हत्या कहता है कि उग्रवादी ने किया, आखिर में उग्रवादी बनने पर मजबूर कौन किया, आखिर में उग्रवादी को उग्रवादी कौन बनाया, वो जानबूझ करके क्यों भला उग्रवादी बनना चाहेगा। कहीं ना कहीं उसको यही समाज ने उसे जो वो परेशान किया और उसको कहीं ना कहीं उग्रवादी बनाया गया उसको, तब जाकर के वो लोगों के ऊपर में अत्याचार करता है। के जाने आर कते दिन चलते ई आंधी, कते दिन गहूमे संग घून पिसेते, आज उग्रवादी आगे कते निर्दोष मोरा हथिन, देश के विकास रोकाए जा है, मैं तो एकर में उग्रवादी करे दोष ना है। उग्रवादी के जन्म देवे वाला रूढ़ी समाज, पुलिस और प्रशासनिक बेसी सबले बेसी ऊपर वाला दोषी जे संचालक शासक नेता सब, अनपढ़ बाहुबली नेता माने उग्रवादी के जन्मदाता। कहते कि आखिर में इस उग्रवादी को जन्म देने वाला है कौन, यह हमारा रूढ़ी समाज, पुलिस है, प्रशासन है, और उसमें भी सबसे अधिक यहाँ के जो ऊपर वाला जो संचालक के रूप में काम करते हैं यहाँ के शासक नेता लोग जो कि अनपढ़ हैं और बाहुबली बन के बैठे हुए हैं, ये तो वास्तविक रूप में असली उग्रवादी के जन्मदाता तो ये हैं। नीरू दा कहल अरे नुनू छुटुआ
लागे ओहे भीमक बाप। कहता है कि ये छुटुआ और कोई नहीं है, ये कौन है? वही भीमा का पिता है, जिसकी पत्नी को मार दिया गया केवल ये बोल करके कि वो डायन है, जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। तो अगर कहीं ना कहीं उसके अंदर में वो दर्द पहले से चल रहा था, तभी वो आज जो वो उसके मुंह पर बोला, बेचारा अपन माटी खटे है और पेट भरे है। गनपड़ करे वाला, पतरा विचार करे वाला, दोसरे के भाग विचार करे वाला, धन अर्जे खातिर स्वार्थी भय के ढोंग करा हथी ना ठका हथी, और हामिन विश्वास करा ये अंधविश्वास है। कहल गेल है काना पतियारी से सभिन भेला काना। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये जो छुटुआ आज मुंह पर जो बोला है पांडे बाबा को, वो इसलिए बोला है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी पत्नी के मौत का जिम्मेदार कौन था? वो स्वयं वही थे। तो आज अगर उसके घर में अगर विपत्ति पड़ा है तो आज छुटुआ क्यों नहीं बोले? और ये छुटुआ कौन है? तो भीमा के पिता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरी कहानी को आपने अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा और सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के किसी तरह से कोई डाउट अगर रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद भी आया होगा। इसके बाद में इसका हम एमसीक्यू सेशन लेकर के आएंगे। जितने भी सवाल हैं वो सभी सवालों को भी हम लोग लेकर के जल्द ही हाजिर होंगे, है ना, जल्द ही हाजिर होंगे एमसीक्यू के साथ में भी। इसका एमसीक्यू भी हम करवाएंगे, पूरा प्रैक्टिस हम करवा देंगे। यहां से एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके लिए छूटने वाला नहीं है ना। तो ये बिल्कुल आप बेफिक्र होकर के अपनी तैयारी करें और पढ़ते रहें। जितना भी समय आपके पास में बचा हुआ है एग्जामिनेशन के लिए, आपके पास बहुत अधिक समय तो नहीं है, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे। बाकी की किसी तरह से अगर कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9708305319। बाकी के टेस्ट भी इसका चल रहा है, टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फी नाम मात्र का फी है। अब जब आप जाकर के एप्लीकेशन में देखेंगे तो नाम मात्र का फी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, कहानी को आपने अच्छे से सीखा होगा और चीजों को अच्छे से समझा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।